हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। अध्याय 3 में पढ़ेंगे हम आरंभिक नगर के बारे में, किस प्रकार से जो मोहनजोदारो था, हड़प्पा सिविलाइजेशन था, उसमें किस प्रकार से आरंभिक नगरों का क्या हुआ, विकास हुआ है। तो सबसे पहले इसमें स्टोरी दी गई है। जो जसपाल और हरिप्रीत हैं ये आपस में बातें कर रहे हैं, इनकी स्टोरी के बारे में दिया गया है। तो पहले हम इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं जिससे कि हमें चैप्टर के बारे में थोड़ा समझ में आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दिया गया पुराने भवनों का संरक्षण। क्या दिया गया? पुराने भवनों का संरक्षण। जसपाल और हरिप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भुतवा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो घर है इसकी बहुत अच्छी नक्काशी बनी हुई है और हम मंत्री को खत लिख के कहें कि इस प्रकार के घरों को संरक्षण करके इनकी मरम्मत की जाए। आगे दिया गया, यह सब सुनकर जसपाल और हरिप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, अब हम पढ़ेंगे हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता थी, इसके किस प्रकार की हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ और क्या क्या इसके नगर थे उनके बारे में अब हम इसमें रीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया गया हड़प्पा की कहानी। क्या दिया गया? हड़प्पा की कहानी दी गई, इसको हम पहले रीड कर लेते हैं। दिया गया है, अक्सर पुरानी इमारतें अपनी कहानी बताती हैं। जो पुरानी इमारतें होती हैं वो अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थीं, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। यानी कि जब रेलवे लाइनें बिछा रही थी तब क्या हुआ, इंजीनियरों को क्या मिला? हड़प्पा पुरा स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी कि इस समय कहाँ है हड़प्पा? आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक खंडर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से क्या हो गई? नष्ट हो गई। इन्होंने क्या किया, लकड़ी यहाँ से क्या ले गए, ये यहाँ से ईंटें उखाड़ के ले गए, जिससे कि कई पुरानी इमारतें थी वो नष्ट हो गई। उसके बाद 80 साल पहले पुरातत्वविदों यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, आर्कियोलॉजिस्टों ने इन स्थानों को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिलीं उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, इस प्रकार के जो इनके घर बने हुए थे, उनका निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे दी गई है कि इनकी नगरों की विशेषता क्या थी। जो इसमें हम थोड़ी बॉक्स को पढ़ लेते हैं, बॉक्स दिया गया है इसमें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले दिया गया जो हड़प्पा सभ्यता था, इसके बारे में दिया गया है, ये नगर आधुनिक पाकिस्तान में के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के नगर थे वो कहाँ कहाँ पर मिले हैं? वो पंजाब में मिले हैं, और भारत में, जैसे भारत में पंजाब में मिले हैं। सिंध का जो सिंध का प्रांत था उसमें मिले हैं। भारत के गुजरात में मिले हैं, राजस्थान हरियाणा के मिले हैं और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बांट, मुहरें, मनके, तांबे उपकरण और पत्थर के बने लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। यानी कि जब इन्होंने क्या, आर्कियोलॉजिस्टों ने इनकी खुदाई की है तो इनमें से ये बहुत सारी वस्तुएं मिली हैं जो कि काफ़ी प्राचीन समय की थी। अब हम इसमें पढ़ेंगे इन नगरों की विशेषता के बारे में। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इनकी किस प्रकार की विशेषता, किस प्रकार के इन्होंने नगर का विकास किया, किस प्रकार से इन्होंने अपने घर बनाए, गलियां बनाई, किस प्रकार की सभ्यता थी, अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। दिए गए इन नगरों की विशेषता क्या थी। इनकी जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, इन्होंने जो नगर बनाए थे, इनकी विशेषता क्या थी। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। ये जो नगर थे इनको दो या इससे कई ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग
छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था। जो पश्चिम का एरिया था वो कैसा था, छोटा था और ऊंचाई पर बना था। और पूर्वी हिस्सा जो था, पूरब वाला हिस्सा था, वो बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भागों को पुरातत्वविदों ने दुर्ग कहा, यानी कि जो आर्कोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि जो ऊंचाई वाले हिस्से में बना हुआ है उनको क्या कहा, दुर्ग कहा। और जो निचले हिस्से में जो बस्तियां बनी थी उन्हें निचला नगर कहा। दोनों हिस्से की चार दीवारें पक्की ईंटों की बनाई जाती थी, यानी कि जो दोनों हिस्से थे उनकी चार दीवारें किससे बनाई गई थी, पक्की ईंटों से बनाई गई थी। इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी हुई थी, कैसी थी, इतनी ज़्यादा पकी हुई थी कि हजारों सालों बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। चलिए अब आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है, खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे दीवार जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। मतलब दीवारों की चिनाई इस तरह से करते थे कि दीवार खूब मजबूत बनी रहे और लंबे समय तक कैसी, टिकाऊ रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। दुर्ग क्या था, जो ऊपर वाला ऊपरी हिस्सा था उसे हम दुर्ग कहते थे, और निचले वाले हिस्सा जो निचला नगर था उसके नगर ही कहते थे निचला नगर। तो दुर्ग क्या बताया गया है, कुछ नगरों के नगर दुर्ग कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। ये जो स्नानागार है, महान स्नानागार, ये कहाँ पर है? ये मोहनजोदारो में। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है सभी एग्जामों में। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है, इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। आप सोच सकते हैं कि प्राचीन समय में लोग कितने ज़्यादा अवेयर हो गए थे इन सारी चीज़ों से, तो उन्होंने किस प्रकार से महान स्नानागार का निर्माण किया। इस सरोवर में दो तरह से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद वहाँ विशिष्ट नागरिक विशिष्ट अवसरों पर स्नान करते थे। इनका ऐसा मानना है, जो पुरातत्वविद थे, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, इनका ऐसा मानना है कि जो जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि स्विमिंग पूल बने होते हैं, ठीक इसी प्रकार से मोहनजोदारो में ये क्या हुआ था, महान स्नानागार बनाया गया था। और वहाँ पर ये बताया गया कि ये जो विशिष्ट लोग थे, मतलब जैसे कहा जा सकता है कि जो पुरोहित लोग थे वो क्या करते थे, उसमें स्नान किया करते थे। अब यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम दिया गया, उस डायग्राम को हम देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये डायग्राम बहुत कुछ बताता है, कहाँ कहाँ हड़प्पा सभ्यता का विकसित हुआ था। अब दिया गया है मानचित्र 3 में उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, जो उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर थे उनके बारे में बताया गया है। इस डायग्राम को हम देख लेते हैं पूरा। इस डायग्राम में दिया गया है सिंधु नदी। ये जो सिंधु नदी दी गई है, ये नदी यहाँ कहीं से ही सिंधु नदी तिब्बतन प्लेटू के मानसरोवर लेक से निकलती है सिंधु नदी, और निकल के कश्मीर वाले एरिया से लेह लद्दाख को होते हुए ये पाकिस्तान के बॉर्डर को क्रॉस करती हुई आके ऐसी ऐसी घूम के पंजाब को क्रॉस करते हुए पंजाब के बगल से निकलती ही और आके अरेबियन सी में गुजरात के पास गिर जाती है। जो अरेबियन सागर है उसमें क्या, गुजरात के पास आके गिरती है सिंधु नदी। तो जैसे चाहे हड़प्पा हो और चाहे मोहनजोदारो हो चाहे लोथल हो, ये सारी सभ्यता कहाँ पर थी, ये सिंधु नदी पर ही बसी हुई थी। जैसे चंदूदड़ो ये भी सिंधु नदी पर बसा था, मोहनजोदाड़ो ये भी सिंधु नदी पर बसा था। और इसकी 5 सहायक नदियाँ हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, रावी है और सतलज है। ये सारी नदियों के किनारे क्या, सारे जितने भी हमारे पुरास्थल मिले हैं, जितने भी पुरानी बस्तियां थी वो इन्हीं नदियों के किनारे बसी हुई थी। जैसे हड़प्पा था, तो हड़प्पा आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु नदी में, ये रावी नदी के नीचे बसा हुआ है। फिर ये राखी गढ़ी है, ये भी देखो यहाँ पर झेलम नदी के पास में ऊपर से झेलम नदी आती है, फिर चेनाब, फिर रावी, सतलज। ये देखो राखी गढ़ी यहाँ पर बसा हुआ है, कालीबंगा यहाँ पर है, गंगेरी वाला यहाँ पर बसा हुआ है सिंधु नदी के किनारे। तो जितनी भी सारी बस्तियां थी वो कहाँ पर बसी हुई थी, सारी की सारी बस्तियां थी सिंधु सभ्यता, यानी कि मोहनजोदाड़ो में जो सिंधु नदी, पाकिस्तान में जो आज सिंधु नदी है, वो पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर को बीच से डिवाइड करती है, उस नदी पे ये सारी पुरानी बस्तियां बसी हुई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला एरिया गुजरात वाला एरिया है। ये वाला एरिया किसका है? गुजरात वाला, यानी कि वेस्टर्न भारत का एरिया है ये गुजरात का। और ये अपना अरेबियन सागर है। तो इसमें बताया गया है कि धौलावीरा जो है ना, धौलावीरा ये कहाँ पर था, ये गुजरात में था। ये धौलावीरा गुजरात में था, और सुरकोत का ये भी गुजरात में था, लोथल भी ये भी गुजरात में था। तो ये पूरा एरिया कहाँ का है, ये पूरा एरिया गुजरात का। और इधर पाकिस्तान वाला एरिया आ जाता है, तो मोहनजोदारो ये सब कहाँ पर है, पाकिस्तान में है।
चलिए आगे पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हैं। आगे दिया गया है, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। यानी कि जो कालीबंगा और लोथल थे, इन नगरों में क्या अग्निकुंड मिले हैं, जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है आर्कियोलॉजिस्टों का, कई ये अग्निकुंड बने हुए, तो यहाँ पर क्या यज्ञ होते थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। जैसे आज हम क्या करते हैं, स्टोरेज बनाते हैं अनाज को क्या करने के लिए, संग्रह करने के लिए। ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा में जो लोग थे वो क्या करते थे, भंडार गृह बनाते थे अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये मोहनजोदाड़ो में ये महान स्नानागार बना हुआ है। ये क्या है, मोहनजोदाड़ो का एक महान स्नानागार बना हुआ है। और ये कहाँ पर है, ये है मोहनजोदड़ो में। ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। ये जैसे स्विमिंग पूल जैसा बना हुआ है, स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर देखो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से आने के लिए, और यहाँ से जाने के लिए भी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और इस प्रकार से इसकी डिज़ाइन, कितनी बढ़िया सी डिज़ाइन बनी है। ये हड़प्पा सभ्यता में ही बनाए गए थे। हड़प्पा और सिंधु, हड़प्पा एक नगर था जो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था, इसीलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। सिंधु एक नदी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और हड़प्पा एक शहर था जो कि कहाँ बसा हुआ था, इसी नदी के किनारे ये शहर बसा हुआ था। अब हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे भवन, नाले और सड़कों के निर्माण। किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो भवन का निर्माण कैसे करते थे, कैसे नालियाँ बनाते थे, कैसे सड़कें बनाते थे। इस पैराग्राफ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दिए गए इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिल होते थे। इनके जो घर होते थे वो एक या दो मंजिल हुआ करते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। जो घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, जिस प्रकार से आज भी हम बनाते हैं कि बीच में आंगन निकाल देते हैं, आसपास घर कमरे बना देते हैं। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था, जिस प्रकार से वॉशरूम था, आज भी हम बनाते हैं तो अलग बना देते हैं। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। जो पुराने घर थे उनमें क्या करते थे, अपने कुएं भी बना लेते थे उन्हीं घरों में। आगे दिया गया, कई नगरों में ढके हुए नाले थे। ऐसे यानी कि कई नगरों में ढके हुए नाले थे। जैसे आज इस समय पे हम जो नालियाँ बनाते हैं उन्हें ढक देते हैं, ठीक उसी प्रकार से भी हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में इस प्रकार से नालियाँ बनाई गई थी। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। इन्हें सावधानी से क्या, सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। ऐसी जैसे आज भी हम नालियाँ बनाते हैं तो नालियों में क्या करते हैं, ढलान कर देते हैं, जिससे कि पानी आसानी से उतर सके, ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। यानी कि जो नालियाँ थी उनको क्या कर देते, सड़कों की जो नालियाँ थी उनको मेन सड़कों से जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़ी नाली में मिल जाती थी। जिस प्रकार से आज जो हम सभ्यता का डेवलप कर रहे हैं, ठीक इसी प्रकार से वो सभ्यता आज के 4000 साल पहले जो आरंभिक मानव थे, ये सभ्यता डेवलप कर चुके थे। यहाँ पर दिया गया, नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मैनहोल मैनहोल बनाए जाते थे। यानी कि क्या, मैन होल बनाए जाते थे। मैन होल मतलब ये एक द्वार सा बनाया जाता था, जिससे कि पूरी पानी एक जगह इकट्ठा होकर बाहर निकल जाए, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जाता था। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इतने विकसित थे कि वो आज जो हम जिस प्रकार की टेक्निक आज हम अपनाते हैं, वो उस प्रकार की टेक्निक को अपना चुके थे। यहाँ पर देखो हड़प्पा सभ्यता के ये दिया भी गया है चित्र के बारे में। ये दीवार बनाते हुए हैं, ये सीढ़ियाँ बना रहे हैं। ठीक इसी पर जिस प्रकार से आज हम जो अपने घर बनाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग इस प्रकार के घर बना चुके थे। अब चलिए, अब हम इसमें पढ़ते हैं नगरीय जीवन। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो किस प्रकार से उनका नगरीय जीवन था। अब नालियों के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, किस प्रकार से कितनी सुंदरता से नालियाँ बनाई गई हैं। ये नालियों का और ये दीवारों का दृश्य दिया गया है यहाँ पर। कितनी सुंदरता से हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने नालियों का विकास किया है, किस प्रकार से वो अपने नगरों का विकास करते थे। तो चलिए इस वीडियो का इसको हम शुरू करते हैं। इस पैराग्राफ में दिया गया है नगरीय जीवन, यानी कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, नगर का जीवन जिया करते थे। दिया गया हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यहीं यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मन के मतलब
जो दाना को स्टोरेज करते थे, ग्रैंड को स्टोरेज करते थे, मनके मतलब मटका, तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को अपने आसपास रखते होंगे, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इन नगरों में इन नगरों में लिपिक लिपिक भी होते थे, जो मोहरें लिपिक मतलब जो मोहरों पे क्या करते थे, लिखते थे। लिपिक लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर लिखते ही थे, और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे लिखते होंगे जब जो बच नहीं पाई। ऐसे इनका ऐसा अनुमान लगाया जाता है, जो आर्कोलॉजिस्ट थे उनका ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसमें लिपिक भी थे। जैसे आज हम पेंटर देखते हैं, वो क्या करते थे, मोहरों पे लिखते थे, नक्काशियाँ बनाते थे। तो इनका मानना है कि अब वो सारी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार शिल्पकार भी थे। शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्में, कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं, जिससे बच्चे खेलते होंगे। इनका ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि मिट्टी के बने हुए खिलौने भी मिले हैं। विदेश से भी आदान प्रदान होती रहती थी, हमारी चीज़ों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते रहते थे हड़प्पा सभ्यता के लोग। इस प्रकार से ये सब चीज़ें यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता में हमें देखने को मिली हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से ये हड़प्पा सभ्यता की सील बनी हुई है। ये सील बनी, जिस प्रकार से हमारे रुपए होते थे, इसी प्रकार से वो हड़प्पा सभ्यता में जो लोग थे, जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, वो इस प्रकार की सीलें बनाते थे अपनी चीज़ों को क्या करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। इसमें एक सींग वाला भैंसा दर्शाया गया है हड़प्पा सभ्यता में। ये एक सींग वाला भैंसे की ये मोहर मिली है। ये जो भैंसा बना हुआ है, एक सींग वाला भैंसा, ये क्या है, एक सील है। ये टेराकोटा के बने हुए हैं, ये मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले, इनसे बच्चे खेला करते थे। तो इन सब का ये अनुमान लगाया जाता है आर्कोलॉजिस्टों का, कि ये सारी चीज़ें ऐसे हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। सबसे ऊपर अब हम इसमें थोड़ा पढ़ लेते हैं। पैराग्राफ में दिया गया मोहनजोदड़ो की एक सड़क, दिया गया मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला, ऊपर एक कुआं, बाईं ओर, ये जो अभी हमने देखा है ना, उसके बारे में दिया गया डायग्राम के बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर है। आप यहाँ पर देख सकती है हड़प्पा की एक मोहर है। और ये सब चीज़ें अभी जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, ये टेराकोटा यानी कि मिट्टी के बने हुए बच्चों के खिलौने हैं। तो आर्कियोलॉजिस्टों ने क्या अनुमान लगाया है, ये अनुमान लगाया कि इस प्रकार, जिस प्रकार से आज भी हम बच्चों के लिए खिलौने खरीदने जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके थे। अब इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम नगर और नए शिल्प, यानी शिल्पकारों के बारे में पढ़ेंगे। दिया गया, आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं, उन सब चीज़ों के बारे में हमें अध्ययन करना है। पुरातत्वविदों, जो आर्कोलॉजिस्ट थे, पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ मिली हैं, उनमें अधिकतर पत्थर और शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुएं मनके, बाँट और फलक हैं। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्हें क्या तांबे का भी नॉलेज था, और उन्हें इसका चांदी का भी ज्ञान था, और उन्हें सोने का भी ज्ञान था। अब आप यहाँ पर देख सके, कहीं पर भी हड़प्पा सभ्यता के लोगों में क्या है, लोहे का ज्ञान नहीं था। हड़प्पा जो सभ्यता के लोग थे, उन्हें क्या लोहे के और घोड़े के बारे में ज्ञान नहीं था। हड़प्पा सभ्यता के लोगों को ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब आप कभी भी पढ़ेंगे आगे हिस्ट्री में कि डिक्लाइन ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा जो सभ्यता थी, इसका कैसे डिक्लाइन हुआ है, कैसे पतन हुआ है, तो उसमें आप इसको देखेंगे कि इन्हें घोड़े का और लोहे का इन्हें नॉलेज नहीं था। इस प्रकार से ये अपने क्या अच्छे औजार नहीं बना पाए, जिससे कि ईरान के लोग थे, इन लोगों ने आक्रमण किया हमारे इस हड़प्पा सभ्यता पर, और इसका पतन हो गया। ऐसे एक इसका भी एक हो जाता है। यहाँ पे आगे चल के आगे दिया गया ऊपर पत्थर के बांट देखो। अब यहाँ पर पत्थर के बांट दिए गए हैं, इनको देख लेते हैं। ये देखो पत्थर के बांट दिए गए हैं, किस प्रकार से ये चीज़ों को आदान प्रदान करने में सहायता करते होंगे। ये बांट दिए गए हैं पत्थर के। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। ये आभूषण दिए गए हैं, जैसे आभूषण आप देख सकते हो किस प्रकार से चांदी और सोने के आभूषण मिले हैं हड़प्पा सभ्यता से। ये दी गई कुछ औजार दिए गए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है
हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते थे, जैसे अभी हमने देखा एक सींग वाला भैंसा, ये मोहरों पे बना हुआ था। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। अब दिया गया कि जो लोग थे ये क्या बनाते थे, लाल रंग के मतलब जो बर्तन बनाते थे उन पे काफ़ी डिजाइन करते थे। अब यहाँ पर एक मूर्ति देख सकते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते। दिया गया है संभवतः 7,000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। अब यहाँ से कपास जो मेहरगढ़ था वहाँ पर क्या सबसे पहले कपास के अवशेष मिले हैं, तो इन्होंने ये अंदाजा लगाया आर्कियोलॉजिस्टों ने कि यहाँ पर कपास की खेती होती थी। फिर दिया गया मोहनजोदड़ो में कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फ्योंस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक मूर्ति बनी हुई है, ये मूर्ति काफ़ी अच्छी बनी हुई है और ये एक गॉड की मूर्ति बनाई गई है यहाँ पर। इस मूर्ति के बारे में आगे दिया गया होगा तब हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब यहाँ पर दिया गया है, हम पढ़ते हैं। इनमें अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते थे जो किसी खास चीज के बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना आदि। आगे दिया गया है पृष्ठ 18 पर चित्र देखो कि मूर्ति को चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया। अभी हमने जो मूर्ति देखी थी उसमें कितने अच्छे से मूर्ति को आकर्षित किया गया और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। आगे दिया गया है हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। यानी कि इनका कहना है हमें ये पता नहीं चला कि इस प्रकार की, जैसे अभी यहाँ पर ये मूर्ति बनी हुई है, कितनी सुंदरता से मूर्ति बनाई गई है। अब इसका हमें ये पता नहीं कि जो शिल्पकार थे जो मूर्तियाँ बनाते थे उसमें महिलाएं भी थीं या फिर सिर्फ पुरुष ही थे। अब इन सब चीज़ों का हमें हड़प्पा सभ्यता से कोई भी आकलन नहीं मिला है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे का फ्यून्स के बारे में दिया गया। फ्यून्स क्या होता है इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या दिया है, फ्यून्स देखो और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, यानी कि पत्थर पत्थर और शंख होते हैं जो नेचुरल पाए जाते हैं, प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। लेकिन फ्यून्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फ्यून्स को क्या कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्टपिक पत्थरों की चूर्ण का गोंद से मिलाकर उनकी वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले, हल्के हरे होते थे, समुद्री हरे होते थे। फ्योंस से मन की चूड़ियाँ, बालें बालें और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। यानी कि जो फ्योंस था वो उससे क्या बनाए जाते थे, उससे बनाते थे, हम मनके भी बनाते थे, मटकियाँ और चूड़ियाँ भी बनाते थे, बालू बनाते थे, सॉरी बालें भी बनाते थे और छोटे बर्तन भी बनाते थे, कितने फ्योंस से बनाते थे। इसमें यहाँ पर दिया गया ये यहाँ पर दिखाया गया ये फ्योंस, ये देखो ये दिखाया गया। इससे हम क्या करते थे, इसको ये बालू सामान होता था, इसको क्या करते थे, चूड़ियाँ बनाते थे, मनके बनाते थे और छोटे छोटे बर्तन भी इससे बनाया करते थे। अब दिया गया कच्चे माल की खोज के बारे में। कच्चे माल की खोज, अब इसमें हम पढ़ेंगे इस पैराग्राफ में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते थे जो प्राकृतिक रूप से मिलते थे, यानी कि जो प्रकृति में हमें नेचुरल रूप से मिलते थे उन्हें क्या कहते थे, कच्चा माल कहते थे। या फिर किसान पशुपालक उसका उत्पादन करते थे, या फिर किसान या पशुपालन के द्वारा क्या उनका उत्पादन हो, जैसे लकड़ी या धातुओं के आवश्यक प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। जो कच्चे माल प्राप्त होते थे उनसे क्या होता था, कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास के कच्चा माल कहते हैं। जैसे कपास से जो कच्चा माल प्राप्त होता है, रुई होता है, उसे हम कच्चा माल कहते हैं। जिसके बाद में कई कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता था। हड़प्पा में लोगों जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें कई कई चीज़ें वहीं मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर जैसे पदार्थों को दूर दूर से आयात करते थे। पहली सबसे पहली बात तो इन्हें लोहे के बारे में नॉलेज नहीं था हड़प्पा सभ्यता के लोगों को, और ये क्या करते थे, ये कई चीज़ों को बाहर से मंगवाते थे।
चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है इसमें, इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यानी कि जो आज राजस्थान है यहाँ पर जैसे जो हमने देखा हड़प्पा सभ्यता वो कहाँ थी, सिंधु नदी के किनारे थी, वहीं पास में राजस्थान पड़ता है। तो ये क्या करते थे, तांबे का जो आदान प्रदान करते थे, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करते थे, वो कहाँ से करते थे, आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान से करते थे, यानी कि टिन का जब ये तांबा बनाते थे तो टिन का जो आयात करते थे, मंगाते थे, खरीदते थे, वो कहाँ से खरीदते थे, ईरान से खरीदते थे। अफगानिस्तान से किया जाता था, ईरान और अफगानिस्तान से करते थे। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। यानी कि ये सोना जो मंगाते थे वो कहाँ से मंगाते थे, आज के कर्नाटक, यानी कि जब हम दक्षिण भारत में सोना देखते हैं हम लोग, काफ़ी ज़्यादा सोना मिलता है दक्षिण भारत में, तो वहाँ से सोना मंगाते थे। और बहुमूल्य पत्थर गुजरात से मंगाते थे, और ईरान और अफगानिस्तान से ये लोग क्या बहुमूल्य पत्थरों का आवाज़ करते थे। इसके बाद में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पैराग्राफ में ये चित्र दिया गया है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। इसको एक बार आप देख लो, ये चित्र दिया गया है, ये इसके बारे में हम पढ़ते हैं। दिया गया है चीज़ों को एक तरह से चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था। ये देखो ये दृश्य बनाया गया कि इस प्रकार से ये इनके द्वारा क्या करते थे, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे। इसी के बारे में यहाँ पर दिया गया कि किस प्रकार से लोग चीज़ों का आदान प्रदान करते थे। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। आगे का पैराग्राफ दिया गया नगरों में रहने वालों के लिए भोजन, यानी कि जो नगर में रहते थे उनके लिए भोजन कहाँ से आता था और कैसे आता था। दिया गया है लोग नगरों के अलावा गांव से भी क्या दिया गया, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। जिस प्रकार से आज शहर में लोग रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से क्या लोग गांव में भी रहा करते थे, अनाज उगाते थे। जिस प्रकार से आज किसान गांव में अनाज उगाता है और जानवरों को पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेष से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। यानी कि जब इन्हें अवशेष मिले, जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्हें अवशेष मिले, उनसे पता लगा कि हड़प्पा के सभ्यता के लोग थे वो क्या क्या उगाते थे। इस पैराग्राफ का मतलब है, आप देख सकते हैं कि गांव में किसान, आज भी गांव में किसान खेती करता है, पशुपालन का काम करता है, वो शहरों के लिए पलायन करता है अपनी चीज़ों वस्तुओं को बेचने के लिए, और वहाँ के लोग एक दूसरे में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता में भी यही प्रक्रिया जारी रही होगी। दिया गया है जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी, यानी कि क्या, जो जमीन का प्रयोग करते थे खेती करने के लिए, उसमें जुताई करना एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, यानी कि हल तो नहीं बच पाए क्योंकि हल खत्म हो गए होंगे, क्योंकि प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे। अब इतने साल तक, 4,000 10,000 साल तक थोड़ी ये हल बदले रहेंगे। लेकिन हल्के आकार के खिलौने मिले हैं, जो खिलौने मिले हैं उनसे आर्कियोलॉजिस्टों ने उनसे अंदाज लगाया कि उस समय लोग हल से खेती किया करते थे। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे, संभवतः पानी का संचय करना, यानी कि स्टोरेज करना, वाटर का ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई के लिए यूज करना। ये सारी चीज़ें हड़प्पा सभ्यता के लोग किया करते थे। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक जाना पड़ता होगा, ले जाया जाता था ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण हिरण जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो क्या करते थे, इस प्रकार से शिकार भी किया करते थे जानवरों का। आगे इस पैराग्राफ में दिया गया है गुजरात में। दिया गया है गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, यानी कि जो गुजरात है, आज का जो गुजरात वाला एरिया है, उसमें हड़प्पा का जो शहर पाया गया है उसका सूक्ष्म निरीक्षण, कैसे आर्कियोलॉजिस्टों ने इसका निरीक्षण किया और क्या क्या चीज़ें हमें वहाँ से मिली हैं। कच्छ, यानी कि कच्छ का रण गुजरात, कच्छ के इलाके में खादिर
क्या दिया गया, कच्छ के इलाके में खदर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। धौलावीरा एक नगर था जो कि हड़प्पा सभ्यता का एक नगर था, जो कहाँ पर बसा था, कच्छ के किनारे। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर क्या दिया गया, जो धौलावीरा नगर के 3 भागों में विभाजित थे। हड़प्पा सभ्यता थी वो, वहाँ के नगर जो थे वो 2 भागों में विभाजित थे। एक तो दुर्ग था ऊपर वाला हिस्सा, और नीचे वाला हिस्सा क्या था, निचला शहर था, निचला नगर था। और जो धौलावीरा नगर था, इसके हिस्सा क्या 3 भागों में, इनकी जो बस्तियां थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े 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 प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा विशेष अवशेष है। बताया गया कि जिस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के लोगों में जो लोग जो काम करते थे, ठीक उसी प्रकार से जो धौलावीरा के थे वो भी करते थे। आगे दिया गया, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंबात क्या दिया, गुजरात की खंबात खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर, यानी कि जो साबर नदी की एक सहायक नदी है उसके किनारे क्या बसा हुआ है, लोथल नगर, लोथल बसा हुआ है। ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था, और यहाँ पत्थरें, शंकों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस गिराए से इस गिराए से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी दबाने से दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। यानी कि कहा गया है जो ये स्थान था कौन सा, अभी हमने देखा लोथल। लोथल कहाँ था, जो सावर नदी थी उसकी उपनदी थी, वहाँ पर ये बसा हुआ था। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलती थी, यहाँ पर भंडार गृह भी मिले हैं, और यहाँ पर भंडार गृह में कई मोहरें और मुद्रांकन और मोहरबंदी की गई है। जैसे कि गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप बनी रही, इन्होंने क्या किया, गीली मिट्टी का इस्तेमाल किया और यहाँ पर छाप बनी रही। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ावा उतारा किया जाता होगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अब लोथल का ये बंदरगाह दिया गया है जो कहाँ पर है, गुजरात में है। इस तालाब को आप देख सकते हैं, ये दिया गया है। यहाँ पर क्या बताया गया कि यहाँ पर बड़ी बड़ी नाव रुकती थी, जो क्या करती थी, हम वस्तुओं को जब भी आदान प्रदान करते थे तो यहाँ से क्या होता था, यहाँ से ट्रांसपोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता था। इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इसी से होता रहता था। इस प्रकार का मानता है किनकी, आर्कियोलॉजिस्टों की। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा दिया गया है मुद्रा और मोहरें, यानी कि किस प्रकार की मुद्राएं थी उनके बारे में दिया गया। मुद्रा का नाम मुहरबंदी। अब इसमें दिया गया है मोहरों का प्रयोग सामान, दिया गया मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों का चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उन मोहरों पर गीली मिट्टी पोत कर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं, यानी कि जो ये मिट्टी आप देख रहे हैं ये लगाई जाती थी जब हम क्या करते थे, पैक करते थे। अब दिया गया है आगे, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती तो यह साबित होता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिस प्रकार से आज भी हम टैग लगाते हैं, जैसे हम कोई भी चीज़ों को क्या करते हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो या फिर कोई और प्रोडक्ट हो, तो हम क्या करते हैं उन पर एक क्या करते हैं, टैग लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि इसको खोला नहीं गया है। अब हम इसमें पढ़ेंगे हड़प्पा जो सभ्यता थी। अब हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे, दिया गया है हड़प्पा के अंत का रहस्य, इस किस प्रकार से हड़प्पा का डिक्लाइन हुआ है, किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ है। इस पैराग्राफ में दिया गया है, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेखन, मोहरें और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और
सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। दिया गया है कि किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता थी उसका डिक्लाइन हुआ है, इसके बारे में दिया गया है। अब हम आगे पढ़ते हैं। आगे दिया गया है इस पैराग्राफ में, ऐसा क्यों हुआ। दिया गया कि ऐसा क्यों हुआ, कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों में चारागाह और घासें मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई। लेकिन इन सब कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। यहाँ पर बताएगा किस प्रकार से हड़प्पा जो सभ्यता थी उसका कैसे डिक्लाइन हुआ है। ऐसा लगता है कि ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया, और जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है आधुनिक पाकिस्तान में। इन्होंने कहा है कि परिवर्तन जो भी हुआ है ना, उसका असर कहाँ दिखाई देता है, आधुनिक पाकिस्तान में देता है। चलिए अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया गया है, सिंधु और पंजाब की नदियां उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में अब अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। दिया गया है इसके बारे में, अब हम अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। यहीं इस चैप्टर की समाप्ति होती है। यहाँ पर हमारा जो दिया गया था, हड़प्पा का किस प्रकार से पतन हुआ है। दिया गया है हड़प्पा का अंत कैसे हुआ। ये एक रहस्य है। क्या है, एक रहस्य है कि किस प्रकार से हड़प्पा का अंत हुआ है। अब मैंने भी कई बुकों में पढ़ा है कि अब जो डिक्लाइन कैसे हुआ, हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ है। तो इसमें भी जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो विद्वान थे, उन्होंने अपने अपने अलग अलग मत दिए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, तो वहाँ पर देखा गया कि किस प्रकार से वहाँ पर मौतें हुई हैं, लोग एकदम मरे हुए मिले हैं, पशुओं को साथ लेकर जा रहे हैं, हाथ में रस्सी पकड़े हुए मरे मिले हैं। तो इस प्रकार से होता है। तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आई हो, जैसे कि मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदाड़ो में जो नदी बहती थी, सिंधु नदी, इसमें क्या था, काफ़ी मात्रा में सोना दबा हुआ था नदी के नीचे। तो क्या हुआ था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग थे, उन्होंने क्या किया, सिंधु नदी को बीच से रोक दिया था और सोने को निकाल लिया था। तो हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बाढ़ आई और इस प्रकार से इनका पूरा सभ्यता का पतन हो गया है। एक वैज्ञानिकों का ये भी मत है कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उनका पतन इस प्रकार से हुआ है कि इन्हें घोड़े और लोहे का कोई नॉलेज नहीं था। तो ईरान और इराक से जो लोग आते थे व्यापार करने के लिए, हड़प्पा में आते थे, उन्होंने क्या किया, आक्रमण किया और बुरी तरह से इन लोगों को मार दिया गया, क्योंकि इनके पास लोहा लोहा था नहीं, तो इसके इनके पास मजबूत औजार नहीं थे। इनके पास तांबे थे, तो तांबे के इतने मजबूत औजार नहीं होते, लोहे के आगे वो चल नहीं पाए। और इनके पास बैल थे और इनके पास गायें थीं, इनके पास घोड़ा नहीं था। तो इस प्रकार से ये युद्ध में पराजित हो गए। तो ईरान और इराक के लोगों ने इन्हें पराजित कर दिया। इस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन एक रहस्य है। किस प्रकार से हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ, ये आज तक एक क्या है, रहस्य है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कर दें। थैंक यू सो मच।